हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 6 साम एक किसान के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से हल करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है आपका, वो है कविता से संबंधित। दिया हुआ है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। इस कविता के अंदर जो शाम का दृश्य होता है उसको एक किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, यानी कि किसान की रूप की तुलना शाम के दृश्य से हो रही है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। यानी प्रश्न के अंदर पहले दृश्य में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है, फिर आकाश और साफे के रूप में आपकी समरूपता दिखाई गई है कि आकाश का साफा। तो इसी तरह आपको दूसरी, चौथी और पांचवी ये 3 एक रूपता और खोजकर आपको कविता से लिखनी है। तो देखें, जिस प्रकार पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है, वैसे ही दूसरी एकरूपता किसमें दिखाई गई है? चिलम सूरज सी में, सीलम और सूरज के अंदर। चौथी एकरूपता पलास के जंगल की अंगीठी में। तो यानी कि पलास जो कि जंगल की एक घास होती है और एक अंगीठी के अंदर तुलना बताई गई है या एक रूपता बताई गई है। पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गले सामे। अंधकार को भेड़ों के गले से एक रूपता बताई गई है। तो यहां पर इन सभी के बीच में क्या बताई गई है? एक रूपता बताई गई है कि चिलम सूरज सी में, चिलम को सूरज के जैसा बताया है। पलास के जंगल की अंगीठी में, पलास को जो कि घास होती है उसको अंगीठी में, अंगीठी के साथ एक रूप बताया गया है। और अंधकार को भेड़ों के गले से एक रूप बताया गया है। आगे बढ़े, दूसरा, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? तो शाम कब से शुरू हुई? तो शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना अंत में शुरू हो जाता है, वैसे वैसे संध्या होने का जो रंगत है, यानी संध्या होने का जो असर है, वो दिखना शुरू हो जाता है। यानी लगभग आपके गर्मियों के समय में 7 बजे के बाद से संध्या समय लगभग शुरू हो जाता है। ख है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो संध्या समय से लेकर सूरज के डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। फिर इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो इस 1-1.5 घंटे के दौरान आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी और बैंगनी रंग के बादलों से आकाश और दिशा क्या हो गई? दिशाएं ढक गई। तो ये हमें जनरली शाम के समय नजारा देखने को मिलता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। तीसरा, मोर के कहने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांध दिए। यानी मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा कि मोर क्या कह रहा है कि सुनते हो। तो इसी तरह आपको दूसरे पक्षियों की आवाज सुनकर उनको 1 या 2 शब्दों के अंदर क्या करना है? लिखना है। जैसे कबूतर, कबूतर बोलता है तो भाई ऐसे लगता है कि भाई खत ले लो, क्योंकि पुराने समय में संदेशों को लाने ले जाने का काम कौन करते थे? कबूतर करते थे। फिर कौवा, कौवा कब बोलता है? जब जनरली हमारे घर के आगे बोलता है तो हम कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। सुनते हो, घर में मेहमान आने वाले हैं। फिर मैना, मैना बोलती है, इसका मतलब कैसे हो। तोता, राम राम भाई। और चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है, एकदम तीखी नजर होती है उसकी। फिर हंस, मेरी तरह शांत और स्वच्छ रहो।
है ना। तो ये अलग अलग पक्षियों की जो भाषा या जो बोली है उसको हम सुनकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं या उन्हें शब्दों के अंदर परो सकते हैं कि भाई ये अगर बोल रहा है तो ऐसा कुछ बोल रहा होगा, है ना। ये अनुमान से हमने लिखा है कि ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे कविता से आगे, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो देखो इस कविता के अंदर पूरे शाम के दृश्य को चित्रित किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरा और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय का जो दृश्य होता है वो ठीक इन्हीं रंगों से मिलकर बना होता है ना। अगला, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी शाम के समय क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे, ये शाम के समय क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं पक्षियों की। तो पक्षी छह चाहते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। पक्षी छह चाहते हुए कहाँ जाते हैं, अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त करके विश्राम करते हैं या अपने घरों की ओर पुनः रवाना होना शुरू कर देते हैं। फिर फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं और जल्दी ही सभी फल को बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। फिर माँ घर के सारे काम निपटा कर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। फिर पेड़ पौधे, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय एकदम सीधे साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना वो चाहते हो। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर भी बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त करके घर की ओर चल देता है और बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या फिर कोई अन्य खेल खेल लेते हैं। तो ये अलग अलग की शाम के समय अलग अलग गतिविधियां होती है। अगला तीसरा, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है चहक रही चिड़िया, टीवी टीटी टू 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 टू, टीवी टी टू 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 टू, ये कौन चहक रही है, चिड़िया। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा वो लिखिए। तो देखो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसमें प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है। वही कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन बहुत ही अनुपम ढंग से किया गया है ना। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। अगला, भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए और इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है ये आपको बताना है। तो देखें, जैसे घुटनों पर पड़ी है नदी सादर सी, चिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो यहां पर सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, चोटी, नन्ही संज्ञा, नन्ही ये सब संज्ञा और कौन से शब्द है, आपके विशेषण शब्द है। ठीक है, तो यहां पर सा और सी शब्द का उपयोग संज्ञा और विशेषण के साथ हो रहा है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक के लिए दो दो वाक्य लिखने हैं। पहला है आंधी, तो शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर दहक, अंगीठी में आग दहक रही थी, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। फिर सिमटा, बच्चा मां की गोद में सिमटा बैठा था और सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। तो इस तरह हमने आंधी पर दो वाक्य लिख दिए, दहक पर दो और दो सिमटा पर। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय 6 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।